अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भू राजनीति बदल रही है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, दुनिया भर की ट्रेड टैक्टिक्स बदल रही है। WTO लगभग खत्म हो चुका है। अब जो WTO है वो ट्रंप का गुलाम है। ट्रंप जैसा चाहते हैं वो दुनिया भर के साथ उस तरह के भू राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध रख रहे हैं। जिसके ऊपर चाहते हैं सैंक्शन लगाते हैं और जिसके ऊपर चाहते हैं टैरिफ लगा देते हैं। इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चीन जा रहे हैं, जहां पर वो तियानजिन शहर में SCO की बैठक का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच संबंध बड़े ठंडे और ख़राब रहे हैं। उनके बीच अमेरिका का टैरिफ और फिर चीन के साथ ये भारत की नई पेंगे, इसको लेकर पेइचिंग में क्या चल रहा है और क्या एशिया की राजनीति, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स या दुनिया भर की राजनीति में ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। क्या अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्तों की इस वक्त कड़वाहट है, क्या चीन के साथ हाथ मिलाने से वो ट्रेड इश्यूज सेटल हो जाएंगे या फिर हमें इस वक्त बहुत संयम के साथ अपनी डिप्लोमेसी को और ट्रेड पॉलिसीज को बढ़ाने की जरूरत। बहनों भाइयों, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये भारत के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। इसका इम्पैक्ट आप महसूस आज कर लें या 10 दिन बाद, लेकिन बहनों भाइयों, पूरा देश और पूरा विश्व अब एक ग्लोबल कनेक्ट है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। दुनिया भर की बाजारों में क्या हो रहा है ये आपके देश में भी तय होगा। लिहाजा ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ नाम का सैंक्शन लगाया है, इसका डीप इंपैक्ट है। क्या चाइना के साथ रिलेशनशिप पे बेहतर करने पे हम उसके असर को कम कर पाएंगे? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 7 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। सांघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO के नाम से जानते हैं, ये चाइना के तियानजिन शहर में आयोजित होने जा रहा है। एशियन कंट्रीज का ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें भारत भी एक प्रतिष्ठित मेंबर है। उसमें भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए। वो चीन तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइड बाय साइड मीटिंग में एक बायलैटरल टॉक वो शी जिनपिंग के साथ भी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 7 साल में भारत के और चाइना के संबंध वर्स्ट पोजीशन पे। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद और जिस एग्रेशन के साथ, जिस ऑक्यूपेशन के साथ चाइनीज मिलिट्री ने भारत के जवानों पर अटैक किया, उसके बाद चीन से हमारे संबंध लगभग खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। सिर्फ ट्रेड बचा था, कोई डिप्लोमेटिक टाई उनके बीच नहीं थी, बहुत ठंडे रिश्ते थे। हमने तो टिकटॉक पर भी बैन लगा रखा है। हालांकि उसकी वेबसाइट खुल गई है और चीन के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर भी हुए। चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री भी अभी भारत आए थे। लेकिन क्या चाइना के साथ हमारा जाना उचित है? प्रश्न नंबर 1। अब आप समझते हो कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। बहनों भाइयों, टैरिफ एक चेरी की तरह है। टैरिफ एक सही शब्द नहीं है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? बहनों भाइयों, अमेरिका भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, उसको टैरिफ का नाम दिया जा रहा है। उसने हमारे ऊपर 50% का कस्टम ड्यूटी लगा दी है कि भारत से जो सामान जाएगा, फार्मा और IT को छोड़कर, उस सब पर 50% का टैक्स लगेगा। तो आप बताइए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपकी क्या स्थिति होगी? आपसे कोई सामान क्यों खरीदेगा? और आप 50% की कस्टम ड्यूटी देकर सामान क्यों भेजेंगे? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत की हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत की ज्वेलरी, भारत के जेम्स, बहनों भाइयों, बहुत गंभीर नुकसान हुआ है। मुरादाबाद के उद्योग हो, भदोही का कारपेट की इंडस्ट्री हो, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। नोएडा में जितनी भी टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद पड़ गई, उनमें सब में उत्पादन घट गए हैं। भदोही में आर्थिक ब्लडबाथ है, क्योंकि भदोही के अधिकांश कारपेट व्यापारी सब न्यूयॉर्क और अमेरिका की तरफ अपने माल भेजते हैं। वो सब अब ठप होगा। इसलिए होगा क्योंकि भारत से भेजे जाने वाले सामान पर अतिरिक्त पैसे लगेंगे।
जब आपका गला काट स्पर्धा हो आर्थिक तौर पर, तो ऐसे में महंगा सामान अमेरिका कोई क्यों भेजेगा और क्यों खरीदेगा? सप्लाई ऑर्डर पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। भारत सरकार ने क्या किया इससे बचने के लिए या इसके इंपैक्ट को कम करने के लिए? बहनों भाइयों, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी है अमेरिका। हम आप कुछ भी बैठ के बातें कोई करता रहे, व्हाट्सएप पे कैसी भी बातें करें, आपस में किस तरह के मसले करें, लेकिन अमेरिका दुनिया भर की ट्रेड व्यवस्था की धुरी है। अगर अमेरिका आपके खिलाफ है तो आपके साथ दुनिया के दूसरे देश ट्रेड करने में भी डरेंगे। दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ काम करने में बहुत कठिनाई आती है, डिप्लोमेटिक सेक्टर्स में कठिनाई आती है, यूनाइटेड नेशंस में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध इतने खराब क्यों हुए, जबकि वहां के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। हमने कहा ठीक है, ये हमारी आपस की बात हमने सेटल कर ली, तो हमने उनकी बात भी मान ली। उसके बावजूद अगला हम पर टैरिफ पे टैरिफ। और ये टैरिफ क्या है? दरअसल ये सैंक्शन है, ये हम पर व्यापार प्रतिबंध है। टैरिफ जैसे शब्द लॉलीपॉप की तरह होते हैं, जो शब्द अच्छे होते हैं लेकिन उनके पीछे मंशा खतरनाक होती है। टैरिफ जैसी कोई चीज नहीं होती, यह प्रतिबंध होता है। भारत पर यह आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है कि हमारे यहां आईटी और फार्मा सेक्टर को छोड़कर, जिसको उनको बहुत जरूरत है, उसके अलावा सब पर 50% का टैक्स इंपोज किया उन्होंने। तो हमारा महंगा माल कोई क्यों लेगा? सारे सप्लाई कैंसिल। प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था पे। मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया उसका। तो क्या चीन के साथ रिश्तों को बेहतर करके हम चीजों को ठीक कर सकते हैं? बहनों भाइयों, भारत का इतिहास और चीन का इतिहास समावेशी नहीं है। मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। भारत और चीन कभी स्थायी मित्रता का भाव चीन के साथ हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम उसको एनिमी कंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसके साथ सहज भी नहीं है। और आज से नहीं, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो 1962 की घटना का जिक्र हो या उसके बाद का गलवान घाटी तक, चीन के साथ कभी जिसने भी भरोसा किया उसको धोखा मिला है। किसी ने स्वीकार किया उस धोखे को और कोई अब तक नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन विश्वास करना चीन पर सबसे खतरनाक बात होती है। क्या अमेरिका से ताल्लुकात खराब करके हमें चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात करनी चाहिए? बहनों भाइयों, डिप्लोमेसी में रणनीतियां बदली जाती हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में कभी यू टर्न नहीं होता है। यू टर्न कभी कभी तबाही भी लाता है। इसलिए भारत को इस वक्त बहुत सोच समझकर अपने कोई भी रणनीतिक, कोई भी व्यापारिक, कोई भी ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। यह कोई चुनावी रैली नहीं है, यह कोई चुनाव में दिए गए घोषणा पत्र नहीं है। यह एक देश का दूसरे देश के साथ ताल्लुकात है, जो सरकारों पर निर्भर नहीं होता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, देशों के ताल्लुकात एक रहते हैं। तो हमें बहुत गंभीरता के साथ अपने पार्टनर्स का चुनाव अब बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में करना पड़ेगा। बहनों भाइयों, 5 साल पहले मैंने तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति से बात की थी। उनको हिंदी आती है। उन्होंने चाइना के बारे में क्या कहा था? आपसे 5 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था। आज मैंने उसकी 1 मिनट की एक क्लिप निकाली और आप मैं चाहता हूं कि तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति जो चीन के अत्याचार झेल रहे हैं, निर्वासित हैं अपने ही देश से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर उनके अनुभव को हमने आज नहीं समझा तो आज नहीं कल चीन हमें फिर से धोखा देगा। मैं चाहता हूं कि आप तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति का 5 साल पहले मेरे द्वारा लिया गया वो साक्षात्कार का 1 मिनट का वक्त निकालें। सुनिए आप। पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। पहले विश्वास, बाद में जांच मत करो। करेंगे तो फिर आपको धोखा मिल जाएंगे। उनका वही है स्ट्रैटेजी, ऐसी उनका नीति है, सोच है, तो बहुत चालाक है। तो हम रोज कहते हैं, जब भी उनसे बात करते हैं, वार्ता की तरफ से शांति की तरफ जाते हैं, वो 10 किलोमीटर अंदर आएंगे, फिर बात करेंगे, 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, जबरदस्त करेंगे तो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, फिर कहेंगे कि डी एस्केलेशन हो गया, शांति फैल गया, बस 7 किलोमीटर तो खा लिया ना।
तिब्बत ये कह रहा है चीन पर कभी विश्वास मत करो, विश्वास करने से पहले जांच करो, जांच करो, जांच करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई, 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 ये शब्द उन्होंने 3 बार बोला है और ये अपने अनुभवों से बोला है, इसलिए हमको हर कदम वेरीफाई करके ही उठाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर मनोज कुमार इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के बहुत ही प्रतिष्ठित जानकार हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सिद्धार्थ कलंस उत्तर प्रदेश में बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद। बताइए आनंद दुबे जी, 7 साल के बाद टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, चीन के साथ क्या भारत के रिश्ते अब सामान्य माने जाएं? देखिए ब्रिजेश जी, प्रधानमंत्री जी का ये दौरा जो है वो पहले जापान जा रहे हैं। जापान में भारत जापान 15वें शिखर वार्ता में वो शामिल होंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक है। सेमीकंडक्टर, एआई, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में, रक्षा से लेकर तमाम क्षेत्रों में दोनों प्रधानमंत्री बात करेंगे और कई बड़ी फैसले होने की उम्मीद है। जापान हमारा पहले से बड़ा सहयोगी रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। चीन में उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। वहां अन्य देश के लीडर भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से जब 2 देश के नेता मिलते हैं तो अपने अपने राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं। आपको याद होगा ब्रिजेश जी कि चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, चीन की सेना ने जो भी हरकत की उसका मजबूती से जवाब देने का काम भारत की सेना ने किया और हमने जो भी फैसले हो सकते हैं वो चीन के खिलाफ लिए। बाद में दोनों देश के अधिकारी बैठे, सेना पीछे लेने की बात भी हुई। पिछले दिनों वहां के उप विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने भी हमारे देश के जो सरकार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ मुलाकात की और चीन से हम बिल्कुल अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हम अपने राष्ट्रीय हित, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी बात अगर कभी चीन से होगी तो उस पर होगी। फिलहाल ये संघाई सहयोग संगठन की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेने जा रहे हैं। आप तो दूसरों को ये कहते हैं कि फला का चीन से संबंध है, फला का चीन से कनेक्शन है। आपने हमसे कहा ऐप बंद कर दो, हमने ऐप बंद कर दिया। आपने हमसे कहा आत्मनिर्भर बनो, हम वो करने लगे। और आज पता चल रहा है कि सरकार शी जिनपिंग के साथ वार्ता कर रही है। ने ब्रिजेश जी, क्वाड की बैठक हो, एससीओ की बैठक हो, ब्रिक्स की बैठक हो, इसमें कई देश के नेता शामिल होते हैं और सभी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी वहां जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर चीन हमसे बात करना चाहता है तो हम उससे बात करेंगे। उन्हीं के नेता हमारे यहाँ आए थे, उप विदेश मंत्री, हमसे बात करने के लिए, और वो बात करेंगे तो हम पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना। थैंक यू सर। अब ब्रिजेश जी, आपने टिकटॉक पर प्रतिबंध रहेगा सर कि हट जाएगा? आपने अमेरिका, ब्रिजेश जी, जो भी प्रतिबंध हैं वो जैसे हैं वो ऐसे चलते रहेंगे जब तक कि दोनों देश की सरकारों में कोई कॉन्क्रीट बातचीत नहीं हो जाती है। ऑलराइट, शुक्रिया। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं अपोजिशन के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत। सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा, मैं वक्त दूंगा। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो सुरेंद्र जी, बताइए मुझे कि अगर अमेरिका के टैरिफ, जिसको व्यापार प्रतिबंध मैं नाम देता हूं, अगर उसके से निपटना है तो हमें दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ
अपने रिश्तों को बेहतर करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री चीन भी जा रहे हैं और वहां के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज है? ब्रजेश भाई, आज आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया वो अपने आप में काफ़ी समय तक याद रखा जाने वाला है और मेरे ख्याल से इसकी क्लिपिंग्स जो हैं बहुत समय तक दिखाई जाएंगी। तो बहुत ऑन द सीरियस नोट मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपको इसके लिए बधाई। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। यहाँ पर मसला क्या है ना, आप विदेश नीति को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या उससे पहले 2-3 साल से विपक्ष में जब से थी, इन लोगों ने वही चुनावी रैली बना दी है, चुनावी भाषण बना दिया और हम लोगों को भी मजबूर कर दिया है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आनंद दुबे बढ़िया आदमी है, बेचारे बड़ा सोच समझ करके बोल रहे थे। आप देखिए कंट्राडिक्शन, देखिए इन लोगों का। एक तरफ अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, यानी प्रतिबंध लगा रहा है, और दूसरी तरफ हम अमेरिका की कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी ही खत्म कर दे रहे हैं 3 महीने के लिए। आप देखिए ये समर्पण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हमारे किसानों के हित में है या हमारे किसानों के विरोध में? आप देख लीजिए, वो 50% टैरिफ लगा रहा है जिससे हमारे आत्महत्याएं बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, 50 लाख श्रमिकों पर फर्क पड़ेगा, नोएडा से लेकर के सूरत तक की डायमंड इंडस्ट्री से लेकर के कपड़े तक की इंडस्ट्री पर एडवर्स फर्क पड़ेगा और लोगों के क्या नाम जो क्रेडिट लाइन है, लोगों की जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वो भी खत्म होगी और बेरोजगारी तो आएगी आएगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको अगर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया? आपने तो उल्टा काम कर दिया कि कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी जिससे हमारा कृषक जो है बचत में रहता है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का। तो सर ये बताइए कि चाइना के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं और 7 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? हाँ, कि किस चाइना के साथ की आप बात कर रहे हैं जिसने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद किए? वो पुरानी बात। आपने कहा कि भाई सीमा पर विवाद होता है, एक तरफ तो एक जवान के लिए 10 जवानों के सर काटने जैसे चुनावी भाषण देते थे सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज की डेट में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसी जिसके खून से हाथ लथपथ हो उस पर आप बात करने की बात करते। चलिए वहां पर भी हम छोड़ देते हैं। आप बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा हमारी सेना के प्रमुख सीडीएस चौहान ने कहा, अनिल चौहान जी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान तो फ्रंट था, चीन तो लड़ तो चीन रहा था हमसे, हमारे जितना भी हमारा नुकसान हुआ या जितना भी हमारे उसमें हुआ वो सारा का सारा चीन ने नुकसान किया। यानी आतंकी देश पाकिस्तान को सारी सैन्य सहायता, सारी उपकरण की सहायता, सारी टेक्नोलॉजी, आतंक के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में, हमारे पहलगांव के लोगों को मारने के लिए हमारे हिंदुस्तान। अरे सर, हमने ऐप पर प्रतिबंध तो लगा दिया था, उनके सब ऐप बंद कर दिए थे सर। आपका मन नहीं भरा सर उससे? सर आज की बहस बहुत सार्थक है सर। और ये जो ऐप वो हमारे मैप को छेड़ते हैं, हम उनके ऐप को बंद करते हैं, इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती जी। उन्होंने हमारे मैप को बदलने की कोशिश की है, जिस पर कि आज भी हम ब्लीड कर रहे हैं। जो अभी सर थोड़ा सा वक्त कम है सर, तो मैं आपको बताऊं, वो हमारे सर 10 सेकंड दे देंगे? चलिए अगले राउंड में बोल दूंगा। प्लीज नहीं बोलते आपसे, आपकी शिकायत, क्योंकि आप आज ऑलराइट। मैं कर्नल शरद सर कहें तो 10 सेकंड बोल दूं सर? हाँ सर, 10 सेकंड अलाउ किया, आप बोलो प्लीज। बहुत शुक्रिया। तो आज की डेट में मेरा भारत के प्रधानमंत्री से एक ही स्पष्ट अनुरोध है कि आप 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 5 कदम पीछे, 4 कदम आगे करके हिंदुस्तान को कृपा करके हिलाइए मत। हिंदुस्तान को एक जो क्या नाम झुंझुना मत चलाइए। चुनावी रैलियां नहीं चल रही है, सीरियस बातें हो रही हैं। धन्यवाद सर। अगर आपके पास तमीज नहीं है विदेश व्यापार की, सर बस अगर आपके पास तमीज नहीं है तो कांग्रेस के और लोगों से, जो इस क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उनसे मदद ले लीजिए। कृपा करके भारत को अस्थिर मत करिए। ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन आर्मी के
सीनियर पदाधिकारी रहे हैं और डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुना और ये पाया गया कि पाकिस्तान के पीछे चाइनीज स्ट्रेटजी थी, चाइनीज इंटेलिजेंस थे, चाइनीज वेपनरी थी और चाइनीज इंफॉर्मेशंस भी थी। जब ये सब कुछ हमारे सामने है, गलवान और डोकलाम की घटना सामने है, हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो अब सरकार चाहती है, या फिर हमें चीन के साथ थोड़ा टफ और रफ रहना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत का और जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें चीन का साथ था, तुर्की का साथ था, अमेरिका का भी था उनके वेपन्स से। बल्कि हमने जितना भी उनका वेपन्स से, उनका जो PL9 जो उनका वो भी था, मिसाइल था या उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको हमने बर्बाद भी किया। एज फार एज जो अब तक हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, साथ देना अलग बात होती है, लेकिन अब अगर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि इन सब बातों को भुला के अगर विश्व में आगे बढ़ना है, तो चीन क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा विश्व का व्यापारी है और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर वहां पे होता हैगा, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे और चीन के बीच में जो है अब व्यापार बढ़ ही रहा है, चाहे कितनी ही समस्या आई उसके बावजूद भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो सोच है कि हम जो भी करेंगे देश में करेंगे, अपना जो है देश में बनाएंगे, उस पर ध्यान देना है। लेकिन इस दौरान क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना हैगा, उन बातों को भी हमने मद्देनजर रखा कि हम चीन को कभी भी कोई गले लगा के दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त नहीं बना सकते हैं। ध्यान जरूर रखना है उनके ऊपर। क्या सर हमको लेकिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाकर ट्रेड डील्स करनी चाहिए? क्योंकि ये आर्मी का बयान है सर, हमारी भारतीय सेना का बयान है, हम दुश्मन से हाथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हम पर अभी कुछ दिन पहले वार किया था। ये भारत की सेना के नहीं है, ये व्यापारी हैं जो भी शख्स हैं। मैं जो हूँ बात कर रहा हूँ, अभी SCO मीट में जा रहे हैं हम। SCO मीट में हम जब जा रहे हैं तो वहां पे कोई अभी सिर्फ एक मीटिंग है, और अगर आपको पता होगा जो पिछली जो 2024 की मीटिंग हुई थी, तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि SCO मीट का जो मुख्य मुद्दा है वो है टेररिज्म, अपना सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर हमने ध्यान देना है। तो हमारा अभी भी उसी बात पर सर हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात भी, साइड बाय साइड मीटिंग भी प्रस्तावित है सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर हम इस मीटिंग के दौरान अगर हम अपने कुछ जो बाउंड्री के इश्यूज हैं, जो बहुत पुराने LAC वाले इश्यूज हैं, अगर उस पर ध्यान देकर वहां शांति ला सकते हैं, तो वो शांति लाने से हमारे ऊपर डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। इसके ऊपर बहुत शुक्रिया सर। देश के अंदर ध्यान देंगे सर धन्यवाद सर। मैं सिद्धार्थ कलंस जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। भारत के आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं और ट्रेड पॉलिसीज जो आई हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकी सैंक्शन व्यापार प्रतिबंध, जिनको टैरिफ जैसे जुमलों का नाम दिया गया है, उसके बारे में हम सबको जानकारी भी देंगे। सिद्धार्थ जी स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कि इस जो व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इम्पोज किया, इसके कारण क्या हैं? दूसरा, इससे बचने के लिए भारत सरकार ने इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं? और तीसरा, चाइना के साथ हमारी थोड़ी नज़दीकियों को दिखना, उनके विदेश मंत्री का आना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का उनके राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम, ये देश दुनिया भर की जो भू राजनीति है उसमें कुछ नए आयाम तय हो रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार बंद होना कोई सामान्य बात नहीं है। और सबसे बड़ी तो देखिए, मैं किसी आर्थिक गूढ़ बातों को समझाए बगैर एक आम दर्शक को सीधी बात ये समझाना चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ जो हम ट्रेड करते हैं और चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अमेरिका से जितना सामान मंगाते हैं उसका 2 गुने का करीब माल अमेरिका को भेजते हैं, यानी कि हम ट्रेड सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ। ओके। चाइना के साथ स्थिति दूसरी है। हम जितना सामान मंगाते हैं, जितना सामान भेजते हैं, उसका करीब 5 गुना सामान हमारे यहाँ भेजता है। $100 बिलियन सालाना लॉस है हमारे, यानी कि हमसे बहुत भारी मुनाफा ऑलरेडी, जबकि हमारे संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे संबंध अभी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम, चाइना हमारे से इतना रुपया कमा रहा है। ट्रेड डेफिसिट कितना है? $100 बिलियन, इतना ही है करीब। तो अब
ये स्थिति अमेरिका और चाइना के जो हैं कि हम चाइना से व्यापार बढ़ा लेंगे और अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई कर देंगे, ये एकदम सरासर एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हो जाएगा तो हम जो अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाए हैं हम उनकी भरपाई कर देंगे। कतई नहीं होने जा रहा है। शुतुरमुर्गी सोच है। शुतुरमुर्गी सोच है। दूसरी बात, आपने भी कहा कि चाइना के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या आप नहीं ये मानते हैं कि हम चाइना के साथ ट्रेड डील करके या व्यापार को और बढ़ाकर हम अपनी बाज़ार को पूरी तरीके से चाइना के लिए खोल देंगे कि हमारा बाज़ार चाइनीज़ माल से पट जाए? ऑलरेडी हम $100 बिलियन जो है हमारा वो ट्रेड डेफिसिट है। इसके बाद अब और आप कितना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान का जो छोटा MSME है, जो हिंदुस्तान के हस्तशिल्पी हैं, जो छोटे कारीगर हैं, हिंदुस्तान का जो छोटा कामगार है, वो ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए? ये हम चाइना के साथ ये हम डील करने जा रहे हैं। हम ये रशिया जो व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इम्पोज किया टैरिफ के नाम पर, इससे उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। नोएडा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हाल है, ठीक है। कानपुर जो हम सबसे करीब जहां बैठे हुए हैं, 100 करोड़ का ऑर्डर अकेले जुलाई के आखिरी हफ्ते में 100 करोड़ के ऑर्डर इफेक्टेड हो चुके। भदोही में आपने ब्लड बाथ की बात की। देखिए, भदोही में बनने वाली जो लाखों के कारपेट है, हाथ से बनने वाली कारपेट है, उसके हिंदुस्तान में कितने खरीदार हैं? ये सारा सामान जाता है सर। ये टर्की और ये हमने टर्की और अजरबैजान और इन सब मुल्कों को सौंप दिया। वो चला गया, वो कारोबार गया वहाँ से। तो भदोही में जो हाथ से बुनाई करने वाले कारपेट के वीवर्स हैं, 2 से 2.5 लाख के करीब बताई जाती है जिनकी संख्या, वो किसके लिए कारपेट बनाएंगे? वो हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी चाइना से बनी हुई मशीनी कारपेट वो हिंदुस्तान के मध्यम परिवारों में जो है वो वही बिछी मिल पाई जाती है। हाँ, किसी भी मॉल में चले जाएं, सब मशीन मेड कारपेट पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश प्रदेश वाली तो कम बिकती है। नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री, बिल्कुल, ये सारे कितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं जो केवल एक्सपोर्ट के ही काम करते हैं। उन सब जगहों पर अब क्या होगा? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये टैरिफ नहीं है, ये दरअसल प्रतिबंध है कि हमारे यहाँ ये कहने का मतलब होता है सर हमारे साथ धंधा ना करो। पुराने उसको शब्द दिया गया टैरिफ। मैंने खुद कानपुर जाकर बात की है। जो पुराने सौदे हैं, पुराने सौदों पे 25-25 की बात चल रही थी। 25% तुम बियर करो, 25% हम बियर करें। और बनाने वाले लोग, भेजने वाले लोग वो बुरी तरह हताश थे कि भाई 25% का तो मार्जिन नहीं है, हम 25% टैरिफ अगर बर्दाश्त करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो ये हाल है चाइना के साथ। नए सप्लाई ऑर्डर्स तो अब नहीं मिल रहे होंगे? निश्चित तौर पर एकदम ठप हैं पुराने सप्लाई ऑर्डर्स। उनमें से 100 करोड़ का मैं जो 100 करोड़ का आंकड़ा दे रहा हूँ, ये पुराने सप्लाई ऑर्डर्स का नुकसान है। सरकार की कोई तैयारी दिख रही है आपको? कोई पॉलिसी आई, कुछ आया ऐसा? पॉलिसी होनी चाहिए थी। मनमोहन सिंह ने RCEP की बात शुरू की थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें 10 एशियान देशों के अलावा चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे मुल्क शामिल थे। और ये बात हो रही थी कि हिंदुस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन वो बातचीत उस सरकार के जाने के बाद 2019 तक लटकाई गई और उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इंडियन आर्मी के अधिकारी भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है अमेरिका के जो व्यापार प्रतिबंध हम पर हैं, और दूसरा चीन के साथ हमारी नज़दीकियाँ। आज काफ़ी लोग बोलने वाले हैं, मुझे लगता समय कम मिलेगा, फिर भी मेरा आपसे निवेदन है, मैं वादा करता हूँ 3.5 मिनट सबको, आप जितना आपको मिला उनको आपको ही मिलेगा। बोले आप। ब्रजेश जी, फौज से आया हूँ। आजकल बहुत सा जवान सरहद से फ़ोन करता है जो साथ में नौकरी कर चुका है, और वो पूछता है कि साहब एक चीज़ क्लियर बता दो कि चीन हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ये जवाब देने की हालत में नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अप्रैल की ही तो बात है ना, जब हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा गया था। और जब ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है तो 142 करोड़ जनता एक साथ, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने स्पष्ट बोला था कि हम देश के साथ हैं, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कीजिए। और बहनों की सिंदूर के नाम पे ऑप सिंदूर रखा, उसका बदला लेने जब हम गए तो हमें वहां क्या मिला? वहां का आर्मामेंट, वहां का इक्विपमेंट, वहां के टेक्नोलॉजी, वहां के जो हवाई जहाज थे, जो फाइटर्स थे, उनको डायरेक्ट करने के लिए जो सैटेलाइट्स थे, वो सब पाकिस्तान के किसने दिया? चीन ने दिया। पाकिस्तान तो सिर्फ चेहरा था, और पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने किस तरीके से अपने युद्ध के बाजार के लिए एक प्रयोगशाला बनाया पाकिस्तान को, और मोहरा बनाया हमारी बहनों के सुहाग को।
हमने बदला लिया, हमारी सेना ने बहुत अच्छी तरह से लड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके यहां पे राजनीति कर रहे हैं कि उनका विदेश राज्य मंत्री हमारे पास आया इसलिए हम बात करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं तो इसलिए हमारा प्रधानमंत्री वहां चीन जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरा उनसे सवाल है, आप ये बताइए, जब उनका विदेश राज्य मंत्री आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा कि पेंगोंगसो लेक पे जो पुल बनाया है उसको गिरा दीजिए, जो हवाई जहाजों से हेलीकॉप्टर से रैकी होती है बंद कर दीजिए, और जो अरुणाचल प्रदेश में एक आर्टिफिशियल गांव बसाया है जिसमें 100 से अधिक घर हैं, पहले उनको खाली कर दीजिए, उसके बाद भारत का स्वाभिमानी प्रधानमंत्री चीन की सरहद पे पैर रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। और अगर यह सब नहीं करना है तो स्पष्ट कहिए ना कि ग्राहक ही देवता है और धंधा ही हमारा पूजा है। लेकिन भारत की यह संस्कृति तो कभी नहीं रही। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के नेतृत्व देने वाले देश थे। दुनिया के 70 से 80 देश भारत के नायकत्व में खड़ा होता था, और कहीं युद्ध की स्थिति होती थी तो यूएनएससी में बात उठती थी, सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दे बात होती थी, और जब भी कभी ट्रेड की बात हुई तो डब्ल्यूटीओ में 70-80 देशों की आवाज बनता था। व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इंपोज किए, हमें कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना। हाँ, ये आप और सही कह रहे हैं। एशिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है चीन, ये आप सही हम कह रहे उसको हैं। इग्नोर कैसे कर सकते आप हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भावनाओं की अब कोई कदर नहीं है। अब टिकटॉक बंद तो है भाई, और क्या है? व्यापार है, सब कुछ व्यापार है। अगर अमेरिका के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कर सकते हैं, हम हवन कुंड में हवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पलट जाए तो हम भी पलट जाएंगे और हम कहेंगे जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, दुश्मन है और सदैव हमारी सरहद का दुश्मन रहेगा, हम उससे व्यापार करेंगे। और जब जनता द्रवित होगी तो Thank you, sir. टिक टॉक। संजीव क्या श्रीवास्तव, ये हमारी पॉलिसी है? क्या हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये है? और कम से कम हम अपने जवान you. को क्या जवाब दें, इतना जरूर आपकी बता बात मैंने तसल्ली से सुनी। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं फॉरेन मामलों के। बहुत शुक्रिया आपका संजीव भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि क्या दुनिया भर की भू राजनीति बदली है, और अगर बदल रही है और ख़ास तौर पर यह टैरिफ इम्पोज करने किए जाने के बाद क्या हम चीन के नज़दीक जा रहे हैं, और क्या ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए, हमारे ट्रेड के इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर से आपके शो में बुलाया, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसाइटफुल आपने प्रारंभिक वक्तव्य भी दिया, उसके लिए आपको भी बधाई, धन्यवाद। और इतना कहने के बाद मैं सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है संजीव भाई कि मेरी स्पीच कोई और लिखता है, पर सुरेंद्र जी तो हमारे साथ डिबेट में आते हैं, वो जानते हैं मेरी स्पीच मैं खुद ही बोलता हूं, और आज तक मैंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं किया। मुझे पता है। आप बोले संजीव जी। कि मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जो एक अपार अनुभव है उसके आधार पर ही आपने बोला है, या आपके अपने स्वयं के विचार हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और सुरेंद्र जी ने भी जैसा कहा। तो इतना कहने के बाद ब्रिजेश जी, मैं अवश्य ये कहना चाहता हूं कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, भारत की जो आर्थिक नीति है, वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। भारत चाहे वो अपने रक्षा संबंधी निर्णय लेगा, या विदेश नीति संबंधी जो निर्णय लेता है, या जो आर्थिक संबंधी विषयों संबंधी जो निर्णय लेगा, वो भारत लेगा। वो किसी दबाव में आकर के, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर, किसी की धमकियों के आधार पर, किसी के प्रतिबंधों के आधार पर, किसी की नकारात्मक सोच के आधार पर भारत अपने निर्णय नहीं बदलेगा। भारत अपने किसानों के जो हित है, हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स के जो हित है, हमारे जो फिशरीज उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जो हित है, उनको हमेशा सर्वोपरि रखेगा, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा विजेश जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा था कि चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहे। क्योंकि विजेश जी, ये जो अमेरिका हो, विश्व के इस तरीके के जो व्यापारिक जो मुल्क हैं, यदि इनके सामने आपने झुकना शुरू कर दिया तो फिर आप जानिए। सर मुझे ये बताओ कि ऐसा हुआ क्या कि अमेरिका हमसे इतना खफा हो गया? हमारे रिलेशनशिप तो इतने, जिस वक्त एटॉमिक हमने विस्फोट करके किया था उस वक्त भी हम पर सैंक्शन लगे थे, लेकिन हमारे संबंध नॉर्मल थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया ट्रंप को कि हमारे ऊपर प्रतिबंध पे प्रतिबंध, टैरिफ पे टैरिफ इम्पोज करने? इसका एकमात्र आंसर है डोनाल्ड जे ट्रंप और उनका जो अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस माइंडेड अप्रोच,
उनका जो एक जैसे कि वो स्वयं कहते हैं कि मैंने जीवन भर डील्स ओवर डील्स की है, मैं आर्ट ऑफ डील जानता हूं। ऐसा लगता है कि सिर्फ वही आर्ट ऑफ डील्स जानते हैं और दुनिया जो है आर्ट ऑफ डील नहीं जानती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आर्ट ऑफ डील जानते हैं, और यदि वो इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत भी सख्त स्टैंड लेगा, जो कि हम लेकर के। सर, वैसे डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर मैं आज मजबूर हूं ये कहने के लिए, क्या ट्रंप दुनिया भर को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी, लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझे भी बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में पहले भी आपके शो में मैं अपीयर हुआ हूं, हर जगह मैं बोलता रहा हूं। इसके ऊपर मैंने काफी लेख भी लिखे हैं और बहुत सारे इस पे काम किया है। मैं मानता हूं कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। चाइना का जो विस्तारवाद है, विश्व में आतंकवाद की जो चुनौती है, वातावरण परिवर्तन का जो संकट है, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय है, उसमें भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इतना मैं कहने के बाद कहूंगा कि एक व्यक्ति, एक नेता की वजह से इन संबंधों में तनाव जरूर आ गया है, बट ये मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया, टर्न हो गया है, ये मैं नहीं कहूंगा। ये संबंध मजबूत है और ये बैक ऑन ट्रैक होंगे, और इनका जो भविष्य है मैं उज्जवल ही देखता हूं। अभी कुछ तनाव की स्थिति अवश्य है, और उसका कारण डोनाल्ड जे ट्रंप है और उनका जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और व्यक्तित्व है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि चाइनीज ऐप वाला अब कैसे इशू सेटल होगा? दूसरा, ये जो व्यापार प्रतिबंध हम पर लगा रहा है अमेरिका, इससे उत्तर प्रदेश कैसे निपटेगा, देश कैसे निपटेगा? और अब प्राइम मिनिस्टर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या अब हमारे संबंध सहज और सामान्य होंगे चीन के साथ? देखिए, अमेरिका ने तो भारत के साथ धोखा किया, जिसको जिताने के लिए बहुत सारी यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। वो जीतने के बाद अब हमारे ऊपर ही तलवार लेके रोज दौड़ रहा है। ऐसे लोगों को आज भारत के सामने चुनौती इसीलिए तो बनी। अब एक अच्छी बात हो रही है कि चाइना के साथ अगर भारत के रिश्ते सुधरते हैं तो हमारे सारे पड़ोसियों के साथ वो रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब भी इस दोस्ती से प्रभावित होंगे। और रसिया से हमारी दोस्ती हमेशा से रही है, उसका संबंध आज भी मजबूत है। अगर चाइना के साथ संबंध और बेहतर हो जाएं, सीमाओं के विवाद सुलझ जाएं, तो भारत आर्थिक महाशक्ति और एशिया उपमहाद्वीप सबसे शक्तिशाली महाद्वीप बन जाएगा। वैसे जब हमारे देश में स्वदेशी का नारा दिया गया था तो किसी और देश के खिलाफ वो नहीं था, वो चाइना के खिलाफ था खाली। उसमें चीन का नाम बाद में आया, लेकिन ये माना गया कि स्वदेशी पर सबसे बड़ा खतरा चीन से है। तो स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, ये सब नारा बचपन से हम लोग सुने। संघ वाले भी दिए, बीजेपी भी दी, जागरण मंच बना। अब चाइना के साथ रिश्ते मधुर करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि चाइना नेपाल को भी साधे है, पाकिस्तान को भी साधे है, अफगानिस्तान को भी साधे है। खाली भारत को दोस्ती करना और साधना बाकी रह गया है, और दोनों बड़े देश हैं। अब सामान रेगुलर जब दुश्मनी रही तब वो सामान आ रहा था, और सामान के रुका नहीं। चाहे आप झालर, जब दिवाली आती है तो फिर हंगामा मचता है कि पटाखा और झालर सब चाइना वाला चल रहा है। अब चुटपुटिया दगाई के हल्ला मचाने वाले लोग के लिए अवसर कम हो जाए कि चाइना से हाथ मिला लो, जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये जो बॉर्डर पर रोज जो भौगोलिक परिवर्तन अरुणाचल प्रदेश से लेके और कहाँ तक दिखाई पड़ता है सीमा पर, इससे भी राहत मिले। वैसे अब की बार इस यात्रा के बाद बाजार तो पट जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि मोदी जी दिल खोल कर स्वागत करते हैं और दिल खोल कर वो गले मिलते हैं। तो ये चाइना का जो मांझा है और ये पटाखा, अब ये इसका प्रभाव बढ़ जाएगा।
वैसे अभी तो दशहरा आ रहा है, अभी नवरात्र शुरू हो जाएगा, दिवाली है, त्योहारों का सीजन है, सामान तो तेजी से आ रहा होगा इस समय। रात की रौनक बढ़ेगी, बाजार की चमक बढ़ेगी। लेकिन यह सच्चाई भी है कि जब पड़ोसी नहीं बदला जा सकता तो उससे रिश्ता तो मधुर करना ही पड़ेगा। अब जिसको हम लोगों ने इतनी दूर जाके मदद किया, ट्रंप की मदद की, वो भी धोखा देने पर आमादा है। तो अपने घर के बगल वाले से अगर रिश्ता अच्छा रख लिया जाए तो बहुत चीजें सुधर जाएंगी। भारत की इस पहल को सर्वश्रेष्ठ पहल के रूप में देखा जाना चाहिए और भारत की इस कूटनीतिक सफलता के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। चीन अगर साथ आ जाता है तो हम 18 घंटा हवाई जहाज में बैठ के दूर अमेरिका की ओर क्यों देखें जी। बहुत सारी चीजें यही हो जाएंगी। तो लंबा आज डिबेट का टॉपिक है, लेकिन समझने वाली बात है कि हम इन चीजों को कैसे संभालें, क्योंकि जब हाथ मिलाओगे तो माल तो लेना ही पड़ेगा। हम अपना भी देंगे जितना हमारी क्षमता है। अब ठीक है, जी से ज्यादा बेहतर ट्रेड डील को दर्शकों के लिए कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। कह रहे हाथ मिलाओगे तो माल तो लेना ही पड़ेगा। बात सही है। देखिए तेल तो सस्ता मिल रहा है ना रूस से, कंपनियां फायदे में हैं। भारत में तेल के दाम तो ऐसे तो ठीक है, इधर से कम है उधर से पूरा कर लो, तो ये चीजें चलती रहती हैं। जी कंक्लूड करें। लेकिन जी मित्रता पर जो हमारे बिगड़े पड़ोसी होते हैं, जिनसे दुश्मनी होती है, अगर उनको भी साथ लिया जाए तो जीवन में बड़ा सुकून आता है। और इसी पर सुनिएगा 4 लाइन कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और इस बिगड़ैल पड़ोसी को भी फिर शीशे में ढाला जाए। तो ऐसा भाला फेंकना है जो दिल्ली से सीधे तियानजिन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण इस डिबेट का है। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, ये अमेरिका ने जो टैरिफ नाम का शब्द हम पर इम्पोज किया है, जिसे मैं व्यापार प्रतिबंध कहता हूं, उसमें उत्तर प्रदेश भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार इसके असर को कम करने के लिए क्या कोई पॉलिसी ला रहा है, कोई योजना ला रही है, या हम शांत चुपचाप बैठे हैं? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, भारत की सरकार और भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि अमेरिका के इस ट्रेड डील का हम सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं, चाहे S&P हो, चाहे मूडीज हो, चाहे फिच हो, चाहे जिसने भी, सबने ये कहा है कि अल्पकाल के लिए भारत पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल के लिए भारत पर कोई दिक्कत नहीं। और सबने अपने ग्रोथ रेट को 6.5% रखा है और अपनी रेटिंग को बरकरार रखा है। एक विषय। दूसरी चीज, सरकार ने जो सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए दूसरे देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है। साथ साथ तमाम पॉलिसीज में हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं। PLI स्कीम जो है उसको उन सेक्टर्स तक पहुंचाया जाएगा। GST रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। सरकार जो भी कर सकती है वो करेगी। सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ बातें कही थी, उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, आदमी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा पार्टी गड़बड़ हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, चीन के विषय में कह रहे थे, अरे साहब, चीन से तो आपकी पार्टी ने जाके गठबंधन किया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीन के मामले पे राहुल गांधी से कहा कि कोई देशभक्त आदमी इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। और चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा भी आप ही ने लिया था, और राहुल गांधी ने कहा था कि गलवान में हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। तो ये सब तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, और ये कह रहे हैं कि तमीज सीखने की जरूरत है। उसके बाद भी हमें भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं सर। की तमीज जो है, सुन लीजिए ब्रिजेश जी सुन लीजिए ना, ब्रिजेश जी सुन लीजिए, इनके पार्टी का तमीज आज दरभंगा में दिखा है रैली में। सर वो सब बातें घुमाइए नहीं सर, मुझे सिर्फ चाइना के मुद्दे पर बात करनी है सर। क्यों इन्होंने तमीज की बात कही थी? तमीज की बात तो सिखाई जाएगी बात है। मुझे बताओ सर कि आप हमसे कह रहे हो ऐप बंद कर दो, तो इनको और आप वहां हाथ मिला रहे हो और कह रहे हो विपक्ष चीन का एजेंट है, तो फिर आप क्या कर रहे हो चीन के साथ?
ब्रजेश जी, भारत की सरकार भारत के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम अपने हितों से समझौता करके किसी से बातचीत सर, अभी 2 महीने पहले चीन ने हमारे साथ जो किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय सेना ने क्लैरिटी दी सर, चीन शामिल था उस युद्ध में सर। भारत सरकार ने खुद कहा, इंडियन आर्मी ने खुद कहा, और आज उसी चीन के साथ सर हाथ मिला रहे हो सर, दुश्मन से हाथ मिला रहे हो सर। देखिए ब्रजेश जी, चीन को जिस भाषा में जवाब देना होगा उस भाषा में देंगे। कौन सी भाषा सर? उनके यहाँ जा रहे हो सर, उनके साथ मिल रहे हो सर, उनके साथ ट्रेड बढ़ा रहे हो सर, ये कौन सी भाषा है, कौन सा जवाब है सर? एससीओ की बैठक सर साइड बाय साइड मीटिंग क्यों हो रही है? देश को बताया जाए कि प्राइम मिनिस्टर क्यों मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, और वहां हम बात करेंगे, शी जिनपिंग से क्यों मिल रहे हैं? बात करेंगे, अपना प्रतिरोध भी दर्ज कराएंगे और अपने हितों की बात भी करेंगे। ब्रजेश जी, एक तरफ आप पूरा उनके लिए सब कुछ ओपन कर रहे हैं, दूसरी तरफ में विरोध की आपने भारत की सेना ने जो आरोप लगाया सर, उस पर भारत सरकार क्लैरिटी दे जो चीन पीछे था, युद्ध के नहीं था। आप मुझे बताओ सर, एक लाइन का जवाब दो दुबे जी, एक सवाल का जवाब दे दो सर, एक सवाल का जवाब दे दो दुबे जी। हमने गलवान और डोकलाम में सर सुन लो मेरी बात का काम किया है सर, तेज तेज बोल के आप सवाल को दबा नहीं सकते हो सर। चीन को देना, आप सर सवाल सुन लो सर, पार्टी की तरह आप सवाल सुन लो सर। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल था, ऑपरेशन सिंदूर में था या नहीं था? बिल्कुल ब्रजेश जी, और हम चीन से उसी भाषा में बात करेंगे। किस भाषा में बात कर रहे हैं सर? बात करेगा, क्या नहीं किया उसने हमारे साथ? अब आप उससे हाथ मिला रहे हो सर। भारत आए थे, भारत के विदेश मंत्री चीन नहीं गए थे, तो पीएम हमारे क्यों मिल रहे हैं उनसे? चीन आज बातचीत के लिए प्रयोग कर रहा है हमसे, तो आप क्यों जा रहे हो सर? जब तक हमारी सारी शर्तें नहीं मानी जाए, आप क्यों बात कर रहे हो सर? अभी 2 महीने पहले इंडियन आर्मी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सेना को इक्विपमेंट, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा था, आपने वेपनरीज दी सर, और आज आप मुझे हाथ मिला रहे हो सर। बात होगी, देश जवाब चाहता है सर आपसे। होगी ब्रजेश जी, भारत के हितों क्यों बात कर रहे हो चीन से सर? बिल्कुल भारत के हितों की बात होगी। कौन से हितों की बात कर रहे हो सर? 2 महीने पहले इसका समाधान बातचीत है। अगर वो बातचीत करना चाहेंगे तो हम बातचीत करेंगे, अगर वो सेना से निपटना चाहेंगे तो हम सेना से निपटेंगे। वो बातचीत अरे करना निपटा तो पाकिस्तान के पीछे, अभी क्या किया आपने सर? आप तो बात करने चले गए सर। बिल्कुल पाकिस्तान से निपटे ना, घर में घुस के मारा। तो आप चीन के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो सर? मारा, इनकी तरह थोड़े ना थे, के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो? इनकी तरह थोड़े ना थे कि 2000 थैंक यू सर, मुंबई में हमला हो रहा है, आपके पास जवाब नहीं है सर इसका। सुरेंद्र राजपूत जी सर 30 सेकंड ही केवल दे पाऊंगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, बताइए कि चीन के साथ आपकी पार्टी के क्या रिश्ते हैं? 1 सेकंड दुबे जी, शांत हो जाओ सर, सर शांत हो जाओ सर, उत्तेजना मत करो तुम दुबे जी, देश जान गया है सर। बोलो 30 सेकंड है राजपूत जी। चीन के साथ क्या रिश्ते हैं कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते हो सकते हैं, संघ के रिश्ते होते हैं, कांग्रेस के अगर कोई रिश्ते हैं तो मैं भारत की सरकार से मांग करता हूं कि एनआईए की जांच कराए और जिनके साथ रिश्ते हैं उनको क्या नाम जेल के अंदर बंद करे। एक लाइन की बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी एक कमजोर रणनीतिक रूप से एक क्या नाम निकम्मे प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो अमेरिका को भी खो रहे हैं, चीन को भी खो रहे हैं और रूस को खो चुके हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदा, फायदा किसको हुआ? अडानी जी को या अंबानी जी को फायदा हुआ, जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसका जो प्रतिबंध हमारे ऊपर 50% टैरिफ का लग रहा है, उससे नुकसान हमारी जनता को हो रहा है, मध्यम वर्ग के व्यापारी को हो रहा है, ना अडानी को कोई नुकसान हो रहा है, ना अंबानी को कोई नुकसान। तो आज की डेट में क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं, क्या नरेंद्र मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री, अंबानी के ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आप मुझे बताइए कि अडानी और अंबानी के चाइनीज वेपनरी, चाइनीज इंटेलिजेंस का और चाइनीज स्ट्रेटजी का जिस तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इंडियन आर्मी ने क्लैरिटी के साथ कहा, अब हमारे पास क्या क्या विकल्प बचते हैं सर? मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने इस्तेमाल करा है और हमें ये ध्यान रखना है कि आगे भी अगर इस तरह के वेपनरी या कुछ सामान अगर देते हैं और
जो भारत के विरुद्ध इस्तेमाल अगर करते हैंगे तो उसके विरुद्ध हमें अपने वेपन्स को, हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने मजबूत करना है। एज ए सोल्जर मैं बात कर रहा हूँ। एज फार एज जो चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, अगर वो उसके साथ दोस्ती रखते हैं तो वो उनका निजी मामला, हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, जब ऐसी मीटिंग होगी तो हम अपना वक्तव्य, अपना विचार रख सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं गलत है। इससे जो है, जो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब होते हैं। तो हम अपनी बात उसी को रख सकते हैं, इस बात को दे सकते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद। संजीव भाई, तो मुझे बताइए कि चाइना और पाक का जो एक नापाक गठजोड़ है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें देखने को मिला, रूस ही इकलौता ऐसा दुनिया में देश है जिसके साथ भारत की स्थायी दोस्ती है। उसने हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन रूस के साथ जो हमारे रिश्ते रहे बेहद शानदार और खूबसूरत रहे। लेकिन चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है जो हमारे सिर पर सवार हैं, हम चीन के साथ अगर थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो क्या हमें बहुत हाईएस्ट प्रिकॉशन की ज़रूरत है? ब्रिजेश जी, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो सांगे साहब का तिब्बती सरकार के, जो एक्साइल सरकार के जो प्रमुख का बयान दिखाया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने वेरीफाई 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 शब्द का इस्तेमाल किया। जाहिर है कि चाइना के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही नेगोशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। विजय जी, आप देखिए तो बहुत अच्छी बात कही संजीव जी ने। जब तक स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास, आप चाइना को फेस नहीं कर सकते। गलवान की हिंसा के बाद भी भारत ने चाइना के साथ अपने एंगेजमेंट्स को लगातार बनाए रखा। कमांडर लेवल की टॉक्स लगातार जारी रही, विदेश मंत्रालय स्तर की WMCC लेवल की टॉक्स लगातार जारी रही और भारत के प्रधानमंत्री ने तो पिछले अक्टूबर में कजान, रशिया में सी जिनपिंग से मुलाकात की और वो मुलाकात तब की ब्रिजेश जी कि जब चाइना इस बात के लिए सहमत हो गया कि वो डेप्सांग से और डेमचौक से अपने डिसएंगेजमेंट को करेगा। और जब चाइना पीछे हटा उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। भारत का बहुत स्पष्ट रूप है कि जब तक आप सीमा संबंधी विषयों को आप इस तरह से छेड़ते रहेंगे, इंकर्जन करेंगे और साथ ही साथ आप चाहेंगे तो आप इस बात की हिमायत करते हो सर, ट्रस्ट बट वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऑलराइट सर। कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सर बताइए कि चीन के साथ जो हमारे रिलेशनशिप बेहतर करने की बात कही जा रही है, बताइए आनंद दुबे जी ने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? आनंद जी से पहले तो उनके नेता ने बोला है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। पाकिस्तान से युद्ध हुआ है। आनंद जी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र की जानकारी हो सिर्फ उसमें ही बोलें और जिसकी ना हो तो उसको साइड से निकल जाएं। आपने बोला घुस के मारा, पूरा देश जानता है ना IB क्रॉस हुई है ना LOC क्रॉस हुई, और जो फाइटर जेट्स ने जो मिसाइलें दागी हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर पीछे से गहराई से फायर की हैं। तो हमने जो उन पे हमला किया है वो 200 किलोमीटर पीछे से किया है। ये घुस के मारा है, घुस के मारा है, इसके नाम पे वोट बीच में पाकिस्तान में गिरा था, बीच में नहीं नहीं, इनकी आदत है, आप ही की जा रही है, नहीं आवाज तो बंद होती नहीं है। ओके बोलिए आप, इनकी आवाज बंद कर, विवेक रखिए, विवेक रखिए। अरे कर्नल वर्नल छोड़िए, बात पे मुद्दे पर रहिए। आप बोलिए अपनी बात। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, बीच में मत बोलिए। आप समय मांग ले, लेकिन बीच में मत बोलिए। आपकी ही आवाज जा रही है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया भारतीय सेना ने उसका हिसाब किया, और चीन ने जो कुछ किया उसका हिसाब कब कीजिएगा? चीन ने जो हथियार दिए, चीन ने टेक्नोलॉजी दी, चीन ने जो फाइटर जेट्स दिए, चीन ने जो सैटेलाइट दिया, उसका हिसाब कब करेंगे? घुसिए ना, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लेके घुसिएगा, क्योंकि अगर फौज लेके घुसनी है तो फौज का नियम बिल्कुल क्लियर है, घुसने से पहले यह तय कर लेता है कि सामने वाला देश हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हम दुश्मन के साथ धंधा नहीं करते, हम ग्राहक को देवता नहीं मानते और हम धंधे को पूजा नहीं करते। भारत की संस्कृति ने हमें सिखाया है आन बान शान नाम नमक निशान। अगर इसके लिए आप तो ऐसे जैसे युद्ध में जा रहे हो, आप तो ऐसी स्पीच दे रहे हो जैसे युद्ध आप भारतीय सेना के सैनिक का सर झुका रहे हैं। मेरे को एक वादा कर दीजिए
जब मोदी जी एससीओ में जाएंगे, जब मोदी जी एससीओ में जाएंगे तो ये माइक पकड़ेंगे और बोलेंगे कि चीन को ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरे दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए। हम चीन से व्यापार करेंगे, लेकिन पहले जिनपिंग इसी एससीओ की मीटिंग में भारत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से आप क्षमा चाहते हैं, थोड़ा वक्त ये खत्म हो मोदी गया। जी बहुत वादा शुक्रिया, करके जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी मैं मित्रों का, सभी विशेषज्ञों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया। हम इसके अपडेट्स आपको लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का एक भयानक सिंडिकेट चल रहा है जो लखनऊ और आगरा से ऑपरेट हो रहा है, उसके बारे में कुछ सनसनीखेज सबूतों के साथ जानकारी देंगे।